हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी के एमसीक्यू। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि इस चैनल पर प्रतिदिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इन प्रश्नों को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है। तो आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और वहीं राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यों की विधानमंडल में भी ठीक यही उम्र सीमा निर्धारित की गई है। राज्यों में विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष ही है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगला प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, इसे विद्वानों का सदन कहा जाता है। ठीक है। और ये राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। वहीं लोकसभा को जो है इसे नवयुवकों का सदन कहा जाता है, इसे मूर्खों का सदन कहा जाता है तथा निम्न सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और लोकसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है संसद द्वारा होता है और संसद के सदन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अब कुछ आपको यहाँ प्रश्न याद रखना है। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का जो विचार लिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का विचार जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति से आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 63 याद रखना है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति की योग्यता, पात्रता और निर्वाचन का वर्णन है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद किसने में है तो 66 में है और योग्यता का वर्णन भी 66 में है और पात्रता का भी वर्णन 66 में है। अनुच्छेद 67 में याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के जो है कार्यकाल का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। अब 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। पहला प्रश्न यही याद रखना है कि राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं। कौन है फ्रेंड्स? जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ से और 2 प्रश्न आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि बताइए भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। उसी तरह पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा भी भाग लेता है, लोकसभा भी भाग लेता है, विधानसभा भी भाग लेता है और लोकसभा भी भाग लेता है। लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है और राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। चलिए राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का वर्णन है और अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसके सदस्य राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या जो रीति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए दिए गए दिशा निर्देश का वर्णन है।
अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, और अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, और अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है। फटाफट फिर बता देते हैं। 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसके सदस्य राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में जो है इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के लिए दिशा निर्देश का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। अगर किसी को फांसी होता है तो अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी बलात् प्रवेश का मतलब होता है, बलात् प्रवेश नहीं, श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। बलात् श्रम, तो बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती श्रम का जो है निषेध का वर्णन जो है अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात् श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बलात् श्रम नहीं करा सकता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद 24 याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद देखिए 20 में कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 20 में जो है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 20 जो है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला कहा गया है कि एक गलती के लिए एक ही सजा हो सकता है। दूसरा कहा गया है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी, न कि पहले और बाद के कानून पर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा में कहा गया है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी, न कि पहले और बाद के कानून पर दिया जाएगा। और तीसरा अनुच्छेद 20 के तीसरा में कहा गया है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इस 3 तरीके का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 22 में याद रखिएगा, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। पहला, अनुच्छेद 22 के तहत ही हम किसी भी अगर गिरफ्तारी के समय हम लोग वारंट पूछ सकते हैं, वारंट पुलिस को बताना पड़ता है। वही दूसरा अनुच्छेद 22 में ही बताया गया है, अनुच्छेद 22 के दूसरा में, कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जो है पुलिस को या थाना को व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुच्छेद जो 23 अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 नहीं, अनुच्छेद 22 के जो 3 है उसमें कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 22 में 3 तरीके का स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें एक में कहा गया है कि गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। दूसरा में कहा गया है कि 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। और तीसरा में कहा गया है कि अपने मनपसंद के वकील को रखने का अधिकार दिया जाता है इसमें, ठीक है। इस अनुच्छेद 22 के 3 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद वकील रखने की अधिकार होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राज्य में आपातकाल की घोषणा किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय जो आपातकाल जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राज्य में आपातकाल होता है, और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। तो जो पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। वहीं राज्य में राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और वहीं जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 358 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार जो 19 है, अनुच्छेद 19, इसे निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसमें ये याद रखना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, तब 25 जून 1975 को लगाया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार के समय।
कितने महीनों के लिए लगाया गया था? तो 22 महीनों के लिए लगाया गया था। 22 महीनों के लिए लगाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हटाया कब किया गया था? तो 22 मार्च 1977 को हटाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। कुल 22 महीनों के लिए लगाया गया था, ये याद रखना है। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को किया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न याद रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत नियुक्ति होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। और याद रखिएगा महान्यायवादी की भी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वहाँ के राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत। तो कुछ अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का चयन किया जाता है वो अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, 80 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं 245 है और कुल सीटें कितनी थी? तो 250 थी। 250 थी पहले, अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। और इसमें कितने नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, ये याद रखना है। वहीं लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहले जो थी 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत उसे हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसे हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो है 543 है। कितना है? 543 है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। और यह त्रिस्तरीय पंचायत का वकालत किया था, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। ओ अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और ये 2 स्तरीय पंचायत का वकालत किया था। और वहीं याद रखिएगा कि अगला याद रखिएगा कि एल.एम. सिंघवी जो समिति थी, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। और अगला याद रखिएगा कि जे.पी.के. राव समिति जो है इसका गठन 1985 में किया गया था। तो जे.पी.के. राव समिति का गठन 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में, और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तर पंचायत का गठन का वर्णन किया था? तो त्रिस्तरीय, ठीक है। याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था कब किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, पंचायती। तो याद रखना है आपको 24 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगला याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। और संविधान का भाग 9 में जोड़ा गया था 243 के क से 243 के 9 तक जोड़ा गया था, ठीक है, ये याद रखना है। 243 के क से 243 के 9 तक, ठीक है, याद रखना है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक, ठीक है। और याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1993 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ होती है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। दूसरा याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। और
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है। और याद रखिएगा कि अगला, याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।